नमस्कार दोस्तों। तो एक जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आते ही उसने ऐसे ऐसे शॉकिंग रिवीलेशंस किए हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इन सारे सच्चाई को देख करके लोगों के होश फाख्ता हो चुके हैं। मतलब आप जो भी क्राइम सोच सकते हो एक वुमेन के खिलाफ किया जा सकता है वर्क प्लेस पर, वो सारे क्राइम जो है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से वुमेन्स के ऊपर होते हुए आ रहे हैं। और एक भी विमेन, कोई एक्ट्रेस नहीं, उसके साथ साथ सबको जोड़ लीजिए, जो भी विमेन सेट पर काम कर रही हैं, कोई भी ये होश अपना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो इस चीज़ को पुलिस के सामने जा पा के रख पाए, वो इस चीज़ को सरकार के सामने जा के रख पाए या दुनिया के सामने रख पाए। इतना डर में ये विमेंस कितने सालों से जी रही थी, आप सोचिए। मतलब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि एक तरफ हम कोलकाता रेप केस की बात करते हैं, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वुमेन्स के खिलाफ क्राइम तब से चले आ रहे हैं जब से आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में हम जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट को समझेंगे और उसके साथ साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी शॉकिंग वीडियो ये आपके लिए भी होने वाली है। मतलब इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप जितने टॉप सुपरस्टार एक्टर्स को जानते हो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, इंक्लूडिंग देम, टॉप डायरेक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स से लेकर के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक पूरा कार्टेल है इनका, मेंस का, जो वुमेन्स के साथ ऐसी घटनाएं करते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, और वो किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हालांकि किसी का नाम इस रिपोर्ट में पब्लिक नहीं किया गया है। पब्लिक नहीं करने का रीज़न है बिकॉज उनके खिलाफ उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। किसी का नाम बदनाम भी किया जा सकता है इस चीज़ के थ्रू, तो उनके ऊपर पहले पुलिस जांच करे और सारी अपनी रिपोर्ट फाइल करे, तब जाकर के कोई एक्शन हो। क्योंकि डायरेक्टली जो कमेटी रिपोर्ट है वो नहीं निकाल सकती है, उनके नाम जो है डायरेक्ट पब्लिक नहीं कर सकती, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका होगा। अब होता क्या है, कौन है ये हेमा कमेटी रिपोर्ट और क्या होती है? देखिए, ये हेमा कमेटी जो है उसका फॉर्मेशन 2017 में केरला सरकार द्वारा किया गया था, और केरला सरकार ने इसमें 3 मेंबर्स बनाए थे। जो इसकी चेयरमैन थी वो थी फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला जस्टिस के हेमा। उसके साथ उसमें एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस थी जो मलयालम सिनेमा आर्टिस्ट थी, श्रीमती टी शारदा, और उसके साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला KB वसाला कुमारी। ये 3 लोग की मेंबर कमेटी बनाई थी। और इनका काम क्या था, इस हेमा कमेटी को बेसिकली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर जो ये इल्ज़ाम लग रहे थे, जो ये आरोप लग रहे थे, वो आरोप फिक्स करने थे कि क्या ये सच में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन है वो लोग जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वुमेन्स के खिलाफ में, और अगर वो लोग कर रहे हैं तो इस चीज़ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे गुड चेंज लाया जा सकता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। ये सारी चीज़ें जो है उसको निकालने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। अब ये कमेटी फॉर्म क्यों की गई थी, उसके पीछे का रीज़न है कि एक केस होता है साल 2017 के अंदर में ही, जिसको आप, बहुत फेमस केस ये हुआ था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, जिसको दिलीप केस आप कहते हो। ये है एक्टर दिलीप, सुपरस्टार है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, और अपने समय के टॉप एक्टर्स में दिलीप आज भी आते हैं। अब हुआ क्या था कि एक एक्ट्रेस थी, बहुत टॉप नॉच एक्ट्रेस थी, वो भी 2017 के टाइम की, और वो अपने घर त्रिशूर से कोची जा रही थी। कोची जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हब माना जाता है, जैसे मुंबई है बॉलीवुड का, ठीक वैसे ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हब कोची माना जाता है। तो वो जा रही थी, हाईवे पर थी, और तभी पीछे से एक, अपनी गाड़ी से वो जा रही थी, और तभी पीछे से एक ट्रेलर आती है और वो उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। अब गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, दोनों गाड़ियाँ रुकी, और वो एक्ट्रेस की बात माने और जो उन्होंने केस किया बाद में, और वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 7-8 लोग उस ट्रेलर से बाहर निकले और बाकायदे इनकी गाड़ी जो है उनको खोलते हैं, और इनकी गाड़ी खोल करके एक्ट्रेस को पकड़ लेते हैं, और एक व्यक्ति उसमें वीडियो बनाने लगता है, और ये तमाम दुष्कर्म जो हो सकता है एक्ट्रेस के साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट्रेस का करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति को वो एक्ट्रेस पहचान लेती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, बोलती हैं, और वो व्यक्ति मास्क उतारता है, कहता है हाँ मैं ही हूँ। मतलब एक व्यक्ति को वो एक्ट्रेस ऑलरेडी पहचान रही थी, और वो बोलती तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो साफ साफ वो व्यक्ति कहता है कि किसी के कहने पर ऐसा कर रहा हूँ, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट करके वीडियो बना करके ले जानी है हमें। उन्होंने कहा किसके कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं मैं उस व्यक्ति का नाम तो आपको नहीं बता सकता हूँ। तो उस एक्ट्रेस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसका वीडियो बनाते हैं ये लोग, और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक्ट्रेस केस करती है, और उस केस में नामजद FIR दर्ज करवाती हैं
सुपरस्टार दिलीप के खिलाफ में। दिलीप को अरेस्ट करती है पुलिस उन एक्ट्रेस की कंप्लेंट के ऊपर में, क्योंकि सीरियस चार्जेस थे। तुरंत ही दिलीप को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद वही होता है जो इस देश के जुडिशियल सिस्टम में अक्सर आपको देखने को मिलता है। अगर एक पावरफुल आदमी के ऊपर केस करते हो आप, तो कोर्ट में क्या होता है आपको भी पता है, एक बहुत बड़ी लॉयर की टीम खड़ी कर दी जाती है। जैसे मुंबई में एक केस हुआ था, एक बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे ने अपनी एस्टन मार्टिन से कुछ गरीब लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। गरीब की जान की वैल्यू किसी भी देश में कितनी होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में गरीबी देखी होगी तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि गरीब की वैल्यू कितनी है। इसी देश में नहीं, किसी भी देश में कितनी वैल्यू है। लोग गरीबों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन गरीबियों की एक्चुअल वैल्यू किसी को भी नहीं पता है। तो उस बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे ने एस्टन मार्टिन चढ़ा दी और एक एक पत्रकार, जो सो कॉल्ड अनबायस्ड पत्रकार बनते हैं, वो सब 5-5 करोड़ में बिक गए। इवन जो गवाह थे उस केस में, चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने वो गाड़ी चढ़ाते हुए देखी थी, गाड़ी का नंबर नोट किया था, वो गाड़ी 5 घंटे तक वहाँ पर खड़ी भी रही थी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, वो सारे चश्मदीद गवाह इंक्लूडिंग पुलिस, सब कुछ जो है वो बिक जाता है, पूरा सिस्टम बिक जाता है। और उस व्यक्ति का बेटे को कोई एक रिपोर्ट तक उसके खिलाफ फाइल नहीं होती है। एक मीडिया न्यूज़पेपर एजेंसी किसी ने भी कहीं कुछ नहीं छापा। ऑफिशियली आपको ये केस मिलेगा ही नहीं इंटरनेट के ऊपर, बस एक उड़ी उड़ी बातें मिलेंगी आपको। बट ये एक्चुअल है, ये सच में हुआ था और कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ये कंफर्म भी किया है कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ था उस टाइम पर, लेकिन इसको बहुत बड़ी बड़ी ताकतों ने दबा दिया था। और उसके बाद कई सारी जो न्यूज़ एजेंसीज आप देखते हो आज की, उनमें शेयर्स खरीद लिए गए उस बहुत बड़े आदमी द्वारा। खैर, नाम लेना किसी का भी ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसी तरीके से एक्टर दिलीप थे, इनके खिलाफ भी केस होता है, कोर्ट पहुँचते हैं ये, और कोर्ट में एक बहुत लंबी चौड़ी लॉयर्स की टीम खड़ी की जाती है। और उसके बाद वही होना था जो होता है, हर चश्मदीद गवाह जो उस केस में गवाह था वो सब जो है अपने बयान बदल देते हैं पूरी तरीके से, और दिलीप साहब जो हैं वो छूट जाते हैं, कोर्ट से छूटते हैं, बेल पर बाहर आ जाते हैं। अभी भी केस चल रहा है, पेंडिंग है। लेकिन इस समय एक बहुत अच्छी चीज़ इस देश में हुई, और ये मैं अपनी देश की खासियत मानूंगा कि यहाँ पर लोगों ने, जैसे ही लोगों में ये चीज़ पब्लिकली आई, लोगों ने इस चीज़ को अपने हाथों हाथ ले लिया और ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट में बदल गया। कुछ वुमेन्स सामने आई, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई, उस फाउंडेशन का नाम था वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। जैसे आपको ये सारी वुमेन्स दिख रही हैं, सारी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की वुमेन्स थी। ये इन सब लोगों ने अपना एक फाउंडेशन रजिस्टर कराया, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव फाउंडेशन, और ये अपना एक डिमांड की मेमोरेंडम लेकर के प्रोटेस्ट के बाद सीधा सीएम पिनराई विजयन के पास पहुंचती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इस मामले को देखिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस, कोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा है और सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है, लेकिन विमेंस के साथ जो ये हमारे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो उसके बाद सीएम पिनराई विजयन मजबूर हो जाते हैं इनके मेमोरेंडम को, इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके बाद ये जो आप हेमा कमेटी देख रहे हो, वो हेमा कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं 2017 में। हेमा कमेटी पूरी दिल, मेहनत और लगन से काम करती है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, कई सारी एक्ट्रेस, कई सारी फीमेल स्टाफ से बातचीत करती है, और उसके बाद 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है सीएम पिनराई विजयन के पास में। क्या होता है कि इन सारी एक्ट्रेस के पास में इनको एक क्वेश्चनेयर भेजा जाता है और इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस क्वेश्चनेयर को फिल करिए, आपके साथ जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमको बताइए, हम आपकी जो आइडेंटिटी उसको एनोनिमस रखेंगे। इतना डर था फिल्म इंडस्ट्री की विमेंस के अंदर में कि कोई भी आगे आकर के बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली कुछ लोग बोलना शुरू करते हैं और उनका देखा देखी कुछ लोग और बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये केस से काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा विमेंस में भर गया था उस समय तक। और अब इनफ इज़ इनफ बोल करके उन कुछ विमेंस ने जिनको शायद इंडस्ट्री में काम आगे और नहीं करना था, इस चीज़ को देख करके उन्होंने बोलना पहली बार शुरू किया, और फाइनली जो है वो रिपोर्ट में दर्ज होता है, जुडिशियल रिकॉर्ड में आता है, और हेमा कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है साल 2019 में सीएम पिनराई विजयन को। अब सोचिए, वो रिपोर्ट साल 2019 में सबमिट हो चुकी है सीएम साहब के पास, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अब इसके ऊपर जब प्रेशर बनाया था वुमेन इन कलेक्टिव सिनेमा कलेक्टिव फाउंडेशन ने कि भाई आप रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो तमाम रीजंस दिए गए पिनराई विजयन सरकार द्वारा कि उनका डिफेमेशन हो सकता है, पहले हम जांच करवा रहे हैं कि जिनका आपने नाम लिया है क्या वो लोग सही में इन्वॉल्व हैं क्या, और तमाम ऐसी बातें
तमाम ऐसे रीजंस जो दिए जा सकते थे वो सारे दिए जाते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है कि ये लोग इतना ग्रिप अपना स्ट्रांग रखते हैं, और ये अपने देश की खास बात है। उस ग्रिप के स्ट्रांग होने के बाद, और अभी ये कोलकाता का जो पूरा केस हुआ है उसके बाद विमेंस में एक बहुत बड़ा गुस्सा फूटा है, और उसके बाद फिर से इस हेमा कमेटी रिपोर्ट की फिर से चर्चा की जाने लगती है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं पब्लिक करते हैं तो आप उनके नाम हटा दीजिए, उनके खिलाफ अलग से आप जांच करवा लीजिए, लेकिन वो रिपोर्ट तो पब्लिक करिए, उसकी समरी ही पब्लिक कर दीजिए। तो 295 पेजेस की उसकी समरी भी होती है, तो उस 295 पेजेस में से नाम वाम हटा करके 40-45 पेज हटाए जाते हैं और 235 पेज की रिपोर्ट पब्लिक की जाती है। और जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आती है सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कहा गया कि एक 10 से 15 लोगों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक तरीके से रूल करता है। ये लोग किंग पिन्स हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, जिसमें टॉप एक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप डायरेक्टर्स सब इन्वॉल्व हैं। और ये ग्रुप किसी भी विमेन को हैरेस कर सकता है, हैरेस करता है, किसी भी विमेन की आवाज़ को दबाने के लिए ग्रुप काम करता है एक तरीके से। और पूरा जो है एक मेल डोमिनेंट इन्होंने सिस्टम बना रखा है पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा गया है कि सेक्सुअल डिमांड्स की जाती हैं। अगर कोई भी विमेन जो है, ये एकदम ओरिजिनल कॉपी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, कि कोई भी विमेन जो है वो अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कोई रोल चाहती है, सिनेमा में आना चाहती है, तो सबसे पहले उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। वो सेक्सुअल फेवर्स को पूरा करेगी तभी जा करके उसको किसी भी प्रकार का कोई रोल मिलेगा, ये उसको प्रेशराइज किया जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि अगर वो वुमेन जो है वो अनविलिंग है किसी भी तरीके के सेक्सुअल डिमांड्स को लेकर के, वो नहीं सेक्सुअल फेवर देना चाहती है किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, इस टाइप के लोगों को, तो उस जो विमेन है उसका लगातार टॉर्चर होता है और एक तरीके से उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। उसके अलावा विमेंस का, अगर वो एक्ट्रेस है या कोई भी विमेन है और सेट पर काम कर रही है, तो उनके वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का ज़बरदस्त वायलेशन होता है। यहाँ तक कि उनको टॉयलेट्स और बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि चेंजिंग रूम तक नहीं दिया जाता है। ये हालत है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। और आप सोच लीजिए, अभी आगे तमाम ऐसी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, तो सेट पर क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी वो भी आप समझ जाइए। मतलब हर चीज़ कि विमेन को दबाना, मेल डोमिनेंट एक पूरा सिस्टम बनाना, इनडिसिप्लिन इन सिनेमा और डिमीनिंग, टॉर्चरिंग और सेक्सुअल कमेंट्स ऑन वुमेन्स, सब कुछ जितना चीज़ हो सकती है सारा कुछ इस रिपोर्ट ने मतलब पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को की धजिया उड़ा करके रख दी इस रिपोर्ट ने। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। ये एक फॉर्मर जज की कमेटी थी, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते इसकी सैंक्टिटी के ऊपर। और उस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को अब एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट में दर्ज कर लिया गया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। मतलब अगर ये चीज़ें अभी नॉर्मल आने जाने वाली बातें होती तो कोई भी इसको नकार देता कि अरे ये तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जब उस समय हुआ तब क्यों नहीं बोली, अब 10 साल बाद क्यों बोल रही है, और ये सारी तमाम बातें जो होती हैं वो होती हैं। लेकिन अब क्योंकि एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं, तो अब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अब इसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी कई ज़्यादा हो सकता है। इसका प्रेशर इतना है इस हेमा कमेटी रिपोर्ट का, और ये रिपोर्ट 19 अगस्त 2024 को आई। हम भी बहुत सॉरी हैं इस चीज़ के लिए कि 10 दिन बाद हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता पा रहे हैं। शायद आपको और कहीं से देखने को भी नहीं मिला होगा, या अभी 1-2 दिन पहले बात होनी शुरू हुई है इस रिपोर्ट के ऊपर। तो हमारी भी गलती है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं लग पाती हैं। तो ये हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है 19 तारीख को पब्लिक की गई थी, और अब इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के पर कि जो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवीज़ आर्टिस्ट, जो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी कि AMMA के प्रेसिडेंट हैं सुपरस्टार मोहनलाल साहब, कई सारी मूवीज़ में आपने इनको देखा होगा। इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ में एक साथ सामूहिक रेजिग्नेशन दे दिया है। इतना प्रेशर इन लोग के ऊपर पड़ा है कि आप कहाँ थे, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी चीज़ कि अब केरला की सरकार ने इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए, वुमेन्स के साथ ऐसे अपराध को देखते हुए, उन्होंने अपनी एक SIT फॉर्म की है और इस पूरे मामले पर जिनके नाम लिखे हैं इस रिपोर्ट में, उनके खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है कि आप जांच करिए कि क्या वो लोग सही में इन्वॉल्व थे। अगर सही में इन्वॉल्व थे तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब ये मामला फाइनली सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इन वुमेन्स के साथ कितने सालों से ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं, और ऐसी घटनाएं सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हैं। ऐसी घटनाओं के कई सारे जो सबूत हैं, कई सारी जो बातें हैं, वो आपने बॉलीवुड में भी सुनी होंगी और आपने टॉलीवुड में भी सुनी होंगी।
कई सारी एक्ट्रेस ने ऑन कैमरा ये सारी बातें कही हैं, लेकिन वो आई गई बात हो जाती है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो फील कर सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं। आज कोलकाता केस हुआ है, तब जा कर के हम इतने मतलब उत्तेजित बन रहे हैं, और तब जा कर के हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड्स रख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें कितने सालों से होती आ रही हैं, हमारे सामने होती आ रही हैं, और हम इसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाली खबर है जो हमारे सामने आई है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की शॉकिंग रिवीलेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर 50% तक का ऑफ दिया है, और अगर आप इस ऑफर में यूपीएससी सीएससी का हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इस हमारे कोर्स में फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो इस पूरे कोर्स के अंदर में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, और उसके साथ साथ में आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। आपका जीएस, सीसेट और उसके साथ टेस्ट सीरीज़ सारा कुछ इसमें कवर है। तो ये पूरा जो पैकेज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 का मिलेगा, जो कि बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप है अनअकैडमी का अभी तक का। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई जो हेमा कमेटी रिपोर्ट ने लिखी है वो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।